ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन गोरखपुर की धरती पर हो गया है। अब वो प्रदर्शनी देख रहे हैं और एक प्रदर्शनी कार्यक्रम में यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अभी जो खाद कारखाना है उसका एक जो मॉडल है वो देख रहे हैं। उस खाद कारखाने में किस तरह से उसको बनाया गया है, किस नई तकनीक से बनाया गया है, इन सब चीज़ों को वो बारीकी से समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में हैं। इस खाद कारखाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 1990 में जब ये कारखाना बंद हुआ था तो एक दुर्घटना की वजह से बंद हुआ था जिसमें अमोनिया लीक हुआ था। इसको इस तरह से बनाया गया है कि भविष्य में ऐसी अगर कोई स्थिति आती है तो ऑटोमेटिक तरीके से ये बंद हो जाएगा प्लांट, और इस प्लांट के बंद होने के बाद किसी भी दुर्घटना की आशंका नहीं रह जाएगी। ये खाद कारखाना बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था। यहाँ पर इसकी जो क्षमता है वो 13 लाख मीट्रिक टन की है। बताया जा रहा है कि इस खाद कारखाने के शुरू होने से गोरखपुर और पूर्वांचल आसपास के लोग तकरीबन 20 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा। बहुत बड़ी सौगात है गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए ये। और इसके बाद इस पूरे इलाके में युवाओं को रोज़गार मिलेगा ही, इसके साथ ही साथ जो यूरिया है उस क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएगा। अभी तक भारत का जो खाद यूरिया की जो उपयोग करने की क्षमता है 350 लाख मीट्रिक टन की है और भारत में इसका उत्पादन 250 लाख मीट्रिक टन होता है। और इस कारखाने के शुरू होने के बाद भारत यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएगा। इस खाद कारखाने का जो इसको पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ पर कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया। और सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम समय में इसको शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से इसकी आधारशिला रखी गई और प्रधानमंत्री ने ही इसका उद्घाटन किया है। इसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों से जब हो रहा है तो पूरा पूर्वांचल ही नहीं, बिहार, नेपाल और आसपास के जो सभी राज्य हैं वो देख रहे हैं। और ख़ासतौर से पूर्वांचल की तरक्की का ये बहुत बड़ा रास्ता बनने वाला है। ये सबसे बड़ी अहम बात है इस खाद कारखाने की। बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तमाम राजनीतिक दलों ने 1990 के बाद वायदे किए कि वो खाद कारखाने को शुरू करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान ही वायदा किया था कि वो खाद कारखाना शुरू करेंगे। यहाँ से जो खाद तैयार होगी उसका नाम होगा अपना यूरिया और HURL ने इस कारखाने को तैयार किया है। इसके साथ ही साथ HURL जो बरौनी और सिंदरी का जो खाद कारखाना है उसको भी बनाएगा और तकरीबन 40 लाख मीट्रिक टन का इन 3 कारखानों से उत्पादन होगा। इस लिहाज से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब प्रधानमंत्री जो एम्स का जो मॉडल है वो देखने आए हैं। रामेंद्र, ये जो एम्स का मॉडल है हम लोगों ने देखा है कि एम्स किस तरह से तैयार हुआ है, इसके बारे में देखिए अजय, ये जो संभावनाएं थी पूर्वांचल भारत की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उनके धरातल पर उतरने का समय है। ऐसा लोगों को लगता था कि शायद चिकित्सा सेवा कभी पूर्वांचल की बेहतर नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 50 साल में 40,000 बच्चे काल कौलित हो गए। जापानी इंसेफेलाइटिस की जांच के लिए 2-2 साल लग गए। मुख्यमंत्री जब लोकसभा के लिए चुने गए, लोकसभा सदन के लिए सांसद के रूप में, तो उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को उठाया कि इतने बच्चों की मृत्यु हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, यानी डबल इंजन की सरकार जब आई, तब जाके पूर्वांचल का जो चिकित्सा सेवा है वो बदली है। इस एम्स में 750 बेड का अस्पताल है और 125 MBBS डॉक्टरों की सीट है। यानी ये संभावनाओं का लंबी दूरी तक चलने वाला है। और जिस चिकित्सा के लिए लोग पुणे जाते थे, मुंबई जाते थे, लखनऊ जाते थे, दिल्ली जाते थे, वो दूरियां कम हो गई। अब आपकी जांच भी तुरंत होगी, आपको तुरंत चिकित्सा मिलेगी, अच्छे डॉक्टर उपलब्ध होंगे, अच्छी सेवाएं उपलब्ध होंगी। तो जाहिर है कि जो बच्चे, जो बूढ़े, जो जवान हैं, उनको सेवाएं मिलेंगी। यही नहीं, पूर्वांचल तो छोड़ दीजिए, यानी बिहार और नेपाल के लोगों को भी बहुत सहूलियत और सुविधाएं इस एम्स के बनने से अजय मिलेंगी।
जी बिल्कुल। और इससे भी अहम बात यह है कि इस पूरे इलाके में एम्स जैसा संस्थान चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। यहाँ के लोग दूर दूर तक जाते थे, अपने इलाज के लिए लखनऊ और दिल्ली जाते थे, लेकिन अब यहीं पर इसका इलाज हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जैसा कि रामेंद्र ने कहा कि एंसेफेलाइटिस का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा, उसका भी इसके अलावा और जो गंभीर बीमारियां हैं सबका यहाँ पर इलाज हो जाएगा। और तमाम सुविधाओं से युक्त है ये अस्पताल। सभी तरह की जांच यहाँ उपलब्ध है और इसके साथ ही साथ जो दवाएं हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पर मिलेंगी। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। बिल्कुल अजय, यही नहीं है, जो मेडिकल कॉलेज है, जो बस्ती और गोरखपुर मंडल में जो मेडिकल कॉलेज है वो संचालित हो गए हैं, कई के संचालित होने की प्रक्रिया में है। तो अगर चिकित्सीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि विशाल मैदान और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। एक उत्सव का दिन है आज गोरखपुर के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए। लंबे इंतजार के बाद ये वक्त आया है। और इसके साथ ही साथ जो आईसीएमआर का जो रीजनल सेंटर खुला है उसके तकरीबन 36 करोड़ की लागत से खुला। इससे जो वायरस से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका उसकी जांच भी हो पाएगी और अनुसंधान भी होगा उसमें। तो अन्य जो भविष्य में ऐसी कोई विषाणु जनित अगर बीमारियां हैं तो उनका भी अनुसंधान हो पाएगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जांच के लिहाज से यहाँ की है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और अजय, जितनी संख्या आप यहाँ देख रहे हैं, सड़क पर भी इससे ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, लाइन में है आने के लिए। क्योंकि पूर्वांचल के लोगों को लगता है कि ये उपलब्धियों का समय है और ऐसे नेतृत्व के सुनने के लिए, उसको धन्यवाद ज्ञापित के लिए हमको जाना चाहिए। हमने एक दो लोगों से बात की तो उनसे पूछा, जैसे रैलियों में लोग आते हैं, कि भाई कैसे आए हैं आप? उन्होंने कहा बस से आए। हमने कहा अपनी स्वेच्छा से आए? कहा साहब हमारे पूर्वांचल के लिए बहुत किया है इन लोगों ने, हम सुनने आए हैं और इनको धन्यवाद ज्ञापित करने आए। तो ये बड़ी बात है। और बुजुर्ग व्यक्ति था जिससे हम बात कर रहे थे। तो तमाम ऐसी चीज़ें पूर्वांचल को जो नेतृत्व से जोड़ेंगी, जो डबल इंजन की सरकार है उससे जोड़ेंगी। और देखिए इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का लोग। अजय बिल्कुल, जो कुशल नेतृत्व है उससे जब जनता तभी कन्विंस होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। कुशल नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो जो कहता है और उसको पूरा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही पहचान बनी है कि ये जो कहते हैं वही पूरा करते हैं। और आज गोरखपुर के लोगों से इन्होंने जो वायदा किया था इन दोनों नेताओं ने उसको पूरा किया। और मंच पर आप देख सकते हैं तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आसपास के इलाकों के जो सांसद हैं वो मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ सभी नेताओं ने अपनी अपने बातों में यही बात कही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने खाद कारखाने के लिए काम किया वो एक असंभव सा काम था। 1990 में जब ये बंद हुआ तो उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपने वायदे किए कि वो खाद कारखाना शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरू नहीं कर पाए और केवल बातें ही रह गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2014 में ही संकल्प ले लिया था कि वो यहाँ का खाद कारखाना शुरू करेंगे और 2016 में इसका उद्घाटन किया गया और आज खाद कारखाना मूर्त रूप में सबके सामने। बिल्कुल अजय, देखिए हमारा नेतृत्व तो ऐसा है कि शिलान्यास भी स्वयं करते हैं और उद्घाटन भी स्वयं करते हैं। ये बताता है कि जिनके साथ हमने वादा किया है उसको कैसे समय में पूरा किया जाए, ये केवल नरेंद्र मोदी और योगी का नेतृत्व ही पूरा कर रहा है। तमाम संभावनाएं की पिछली और पूर्वांचल के लिए तो आप समझिए ना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एम्स, खाद कारखाना, एयरपोर्ट, कुशीनगर का एयरपोर्ट, क्या कह रहे हैं, अयोध्या का राम मंदिर और काशी, ये पूरा पूर्वांचल जब आप ढंग से देखते हो ना, लगता है कि पूर्वांचल को पर्यटन से लेकर के और रोजगार तक के इतने अवसर दिए है इस सरकार ने कि आने वाला जब पूर्वांचल का जो नक्शा होगा ना वो उत्तर प्रदेश में चमकता हुआ दिखेगा। ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि अब आप पूर्वांचल आएंगे तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेसवे मिलेगा, यहाँ पर आपको एयरपोर्ट्स मिलेंगे। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो बेहतर हुई है। जो खाद कारखाना बना इससे लोगों को रोजगार मिलेगा
और जो इस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं उससे निवेश आकर्षित होगा। और एक बात रामेंद्र ये भी है कि ये जो खाद कारखाना बना है और एम्स बना है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट को देख लिया जाए तो ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निवेश का प्रोजेक्ट है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश भी आने शुरू हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये निवेश तो जो हुआ है ये सरकार की तरफ से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये एक्सप्रेसवे बना है उसके आसपास जो इंडस्ट्री के लिए ज़मीनें बनाई गई हैं उनमें अभी से लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल हिस्सा था, जहाँ कोई आना नहीं चाहता था, जहाँ मौतों के लिए जाना जाता था, जो माफियाओं के लिए जाना था, उसकी पूरी तस्वीर बदल दी है नरेंद्र मोदी की और योगी की सरकार ने। तो अब निवेश आएगा, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, जो लगता था कि अंधकार में है, ये पिछड़ा हुआ है, उधर कोई आना नहीं चाहता था, तो वो परिस्थितियां तो अजय बिल्कुल बदल गई हैं। निवेशक आना चाहता है, पर्यटक यहाँ आना चाहता है, 5 स्टार होटल कुशीनगर में बना है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। तो ये जो सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि पूर्वांचल निश्चित रूप से बदल रहा है और आने वाले भविष्य में इसकी तस्वीर कुछ और होगी। और इसमें चार चांद लगाता है रामेंद्र यहाँ की कानून व्यवस्था। जिस तरह से कानून व्यवस्था सुधरी है, लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव बढ़ा है और उससे निवेशक ज़्यादा आकर्षित होते हैं। निवेशक 3 ही बातों से आकर्षित होते हैं। एक, या तो कानून व्यवस्था आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का माहौल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और तीसरा श्रम होना चाहिए। तो इस पूर्वांचल में श्रम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग दूर दूर बाहर जाते हैं नौकरी करने। यहाँ पलायन का मुद्दा हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है, वो भी इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह के प्रोजेक्ट से वो दूर होगा। लोगों का पलायन खत्म होगा और पूर्वांचल विकास की राह पर दौड़ेगा। और प्रधानमंत्री अब मंच पर आ गए हैं और यहाँ पर बड़े खुशनुमा माहौल में लोगों से मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनता अभिवादन कर रही है। हमेशा से प्रधानमंत्री ये हमेशा से कहते हैं कि वो स्वयं जनता का दर्शन करने आते हैं, और निश्चित तौर पर जैसे ही प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते हैं तो इसी तरह का लोगों का उत्साह रहता है। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो जनता के सेवक हैं, और जब सेवक जनता के विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके समक्ष मोदी मोदी आवाज रुकनी नहीं चाहिए। मोदी 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 मोदी। एक बार जोरदार तालियों के प्रणाम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की इस धरती पर इस भव्य आयोजन में हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश को निराशा के कुहासे से निकालकर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के पथ पर लाने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आशीर्वाद से ही आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। हृदय से उनका स्वागत है। साथ ही हम माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और मंचासीन समस्त भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा गोरखपुर खाद कारखाने का लोकार्पण, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर का लोकार्पण और ICMR रीजनल मेडिकल सेंटर रिसर्च सेंटर का लोकार्पण, वास्तव में ये 10,000 की परियोजनाओं का लोकार्पण मात्र परियोजनाओं का लोकार्पण नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ जनता के सपनों का साकार होना है। वो सपने जिन्हें बरसों से उपेक्षा मिली, आज वास्तव में हम सब के सपनों के सम्मान का दिवस है। वो सपने साकार हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर अपार जन समूह और यहाँ का कार्यक्रम
जो लोग देख रहे हैं उन सभी के हर्ष उल्लास और कृतज्ञता के भाव के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब जोरदार तालियों से अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। अंग वस्त्र के साथ ही गोरखपुर विख्यात है टेराकोटा के हस्तशिल्प के लिए। टेराकोटा से निर्मित मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की। भारत माता की, भारत माता की। धर्म, अध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। परमहंस योगानंद महायोगी गोरखनाथ जी, वंदनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और महाबलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मल का ई पावन धरती का कोटि कोटि नमन। आप सब लोग जमने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रहिल। आज वो घड़ी आ गईल बा। आप सबके बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्रिमंडल में हमारी साथी बहन अनुप्रिया पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष भाई संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उपेंद्र तिवारी जी, सतीश द्विवेदी जी, जयप्रकाश निषाद जी, राम चौहान जी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, संसद में मेरे साथीगण, यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यगण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही। लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग, और मैं नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा। इतने दूर दूर लोग
झंडे हिला रहे हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था। देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती थी। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। हमने 3 सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा,
हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इसी अभियान के तहत गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर प्लांट समेत देश के 4 और बड़े खाद कारखाने हमने चुने। आज एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी अगले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। साथियों, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने के लिए एक और भगीरथ कार्य हुआ है। जिस तरह से भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट तक ईंधन पहुंचाने के लिए ऊर्जा गंगा को लाया गया है। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की वजह से गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट तो शुरू हुआ ही है, पूर्वी भारत के दर्जनों जिलों में पाइप से सस्ती गैस भी मिलने लगी है। भाई और बहनों, फर्टिलाइजर प्लांट के शिलान्यास के समय मैंने कहा था, इस कारखाने के कारण गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। आज मैं इसे सच होते देख रहा हूं। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी। अनेक नए बिजनेस शुरू होंगे। खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथियों, गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। यानी भारत को हजारों करोड़ रुपए विदेश नहीं भेजने होंगे, भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। साथियों, खाद के मामले में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, ये हमने कोरोना के इस संकट काल में भी देखा है। कोरोना से दुनिया भर ने लॉकडाउन लगे, एक देश से दूसरे देश में आवाजाही रुक गई, सप्लाई चेन टूट गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन किसानों के लिए समर्पित और संवेदनशील हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि दुनिया में फर्टिलाइजर के दाम भले बढ़े,
बहुत बढ़ गए, लेकिन वो बोझ हम किसानों की तरफ नहीं जाने देंगे। किसानों को कम से कम परेशानी हो, इसकी हमने जिम्मेवारी ली। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के भाइयों बहनों, इसी साल एनपीके फर्टिलाइजर के लिए दुनिया में दाम बढ़ने के कारण 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी हमें किसानों के लिए बढ़ाना आवश्यक हुआ और हमने किया। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने 33,000 करोड़ रुपयों की वृद्धि की। क्यों? कि दुनिया में दाम बढ़े, उसका बोझ हमारे किसानों पर न जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां यूरिया 60-65 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं भारत में किसानों को यूरिया 10 से 12 गुना सस्ता देने का प्रयास है। भाइयों और बहनों, आज खाने के तेल को आयात करने के लिए भी भारत हर साल हजारों करोड़ रुपए विदेश भेजता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश में ही पर्याप्त खाद्य तेल के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। पेट्रोल डीजल के लिए कच्चे तेल पर भी भारत हर वर्ष 5-7 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। इस आयात को भी हम इथेनॉल और बायोफ्यूल पर बल देकर कम करने में जुटे हैं। पूर्वांचल का एक क्षेत्र तो गन्ना किसानों का गढ़ है। इथेनॉल गन्ना किसानों के लिए चीनी के अतिरिक्त कमाई का एक बहुत बेहतर साधन बन रहा है। उत्तर प्रदेश में ही बायोफ्यूल बनाने के लिए अनेक फैक्ट्रियों पर काम चल रहा है। हमारी सरकार आने से पहले यूपी से सिर्फ 20 करोड़ लीटर इथेनॉल तेल कंपनियों को भेजा जाता था। आज करीब करीब 100 करोड़ लीटर इथेनॉल अकेले उत्तर प्रदेश के किसान भारत की तेल कंपनियों को भेज रहे हैं। पहले खाड़ी का तेल आता था, अब झाड़ी का भी तेल आने लगा है। मैं आज योगी जी सरकार के इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया है। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपये तक बढ़ाया है। पहले की 2 सरकारों 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। भाइयों और बहनों, सही विकास वही होता है जिसका लाभ सब तक पहुंचे, जो विकास संतुलित हो, जो सबके लिए हितकारी हो। और ये बात वही समझ सकता है जो संवेदनशील हो, जिसे गरीबों की चिंता हो। लंबे समय से गोरखपुर सहित ये बहुत बड़ा क्षेत्र
सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के भरोसे चल रहा था। यहां के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को इलाज के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता था। 5 साल पहले तक दिमागी बुखार की इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज में भी जो रिसर्च सेंटर चलता था, उसकी अपनी बिल्डिंग तक नहीं थी। भाई और बहनों, आपने जब हमें सेवा का अवसर दिया तो यहां एम्स में भी आपने देखा इतना बड़ा एम्स बन गया। इतना ही नहीं, रिसर्च सेंटर की अपनी बिल्डिंग भी तैयार है। जब मैं एम्स का शिलान्यास करने आया था, तब भी मैंने कहा था कि हम दिमागी बुखार से इस क्षेत्र को राहत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हमने दिमागी बुखार फैलाने की वजह को दूर करने पर भी काम किया और इसके उपचार भी। आज वो मेहनत जमीन पर दिख रही है। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। योगी सरकार ने इस क्षेत्र में जो काम किया है, उसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। एम्स और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। इससे दूसरी संक्रामक बीमारियां, महामारियों के बीच उसके बचाव में भी यूपी को बहुत मदद मिलेगी। भाई और बहनों, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो, सर्वसुलभ हो, सबकी पहुंच में हो। वरना मैंने भी इलाज के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक चक्कर लगाते, अपनी जमीन गिरवी रखते, दूसरों से पैसों की उधारी लेते हमने भी बहुत देखा है। मैं देश के हर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जी जान से जुटा हूं। पहले सोचा जाता था कि एम्स जैसे बड़े मेडिकल संस्थान बड़े शहरों के लिए होते हैं, जबकि हमारी सरकार अच्छे से अच्छे इलाज को, बड़े से बड़े अस्पताल को देश के दूर सुदूर क्षेत्रों तक ले जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के बाद से इस सदी की शुरुआत तक देश में सिर्फ एक एम्स था, एक। अटल जी ने 6 और एम्स स्वीकृत किए थे अपने कालखंड में। बीते 7 वर्षों में 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। मुझे खुशी है कि यहां यूपी में भी
अनेक जिलों में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और अभी योगी जी पूरा वर्णन कर रहे थे कहां मेडिकल कॉलेज का काम हुआ है। हाल में ही यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण करने का अवसर आपने मुझे भी दिया था। स्वास्थ्य को दी जा रही सर्वोच्च प्राथमिकता का ही नतीजा है कि यूपी लगभग 17 करोड़ टीके के पड़ाव पर पहुंच रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए 130 करोड़ से अधिक देशवासियों का स्वास्थ्य, सुविधा और समृद्धि सर्वोपरि है। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की सुविधा और स्वास्थ्य जिस पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। बीते सालों में पक्के घर, शौचालय जिसको आप लोग इज्जत घर कहते हैं, बिजली, गैस, पानी, पोषण, टीकाकरण, ऐसी अनेक सुविधाएं जो गरीब बहनों को मिली है, उसके परिणाम अब दिख रहे हैं। हाल में जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, वो भी कई सकारात्मक संकेत देता है। देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बड़ी भूमिका है। बीते 5-6 सालों में महिलाओं का जमीन और घर पर मालिकाना हक बढ़ा है और इसमें उत्तर प्रदेश टॉप के राज्यों में है। इसी प्रकार बैंक खाते और मोबाइल फोन के उपयोग में भी महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी
भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हमें बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथियों, पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। आपका ये आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ओजस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आप हमारा विश्वास हैं, आप हमारा स्वाभिमान हैं, आप हमारा गौरव हैं। आपकी वाणी, आपके वचन, आपका व्यक्तित्व, आपका नाम हमें ऊर्जा से भर देता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अग्रसर और तत्पर भी करता है। आपको हम सब की ओर से प्रणाम। मैं चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ, अपनी तालियों के प्रणाम के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को विदा दें। नए भारत के निर्माता, वो भारत जो असंभव को संभव कर देता है, और इसीलिए भारतवासी विश्वास के साथ कहते हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। असंभव को संभव करने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को करतल ध्वनि के साथ विदा दीजिए, अपने विश्वास के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ। इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न